हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं तरंग यानी कि वेव। तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तरंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ हद तक जान लिया। देखिए तरंग के बारे में आपको बताया गया तरंग क्या होती है, तो बताया गया तरंग एक प्रकार की डिस्टर्बेंस है यानी कि विक्षोभ है, जिसके द्वारा क्या होता है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बातें बताई गई है। और देखिए जो तरंग को बताया गया कि तरंग कितने प्रकार की होती है। पहले तो तरंग क्या होती है, तो तरंग एक प्रकार की डिस्टर्बेंस है जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। दो प्रकार की होती है, पहला यांत्रिक तरंगे और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे जिसको हम मैकेनिकल वेव्स भी कहते थे और विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उसको कहते थे। तो आपको बताया गया जो यांत्रिक तरंगे होती है उनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए वहां पर बताया गया कि उसमें जो ही हम लोगों ने क्या किया कि जो अभी बताया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे थी उनको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, क्योंकि माध्यम के लिए कण चाहिए। जो हमारी जो भी ध्वनि या जो कुछ भी गमन, अगर ध्वनि की बात करते हैं तो गमन करेगा तो इसके लिए कण चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनमें क्या होता है कि उनमें खुद कण होते हैं। मतलब जैसे प्रकाश को बताया गया, प्रकाश क्या है, फोटॉन नामक कण से मिलकर बना और उसमें कण है, और लेकिन वो क्या है कि उसमें ऊर्जा भी उसमें कण है, जिससे कारण क्या होते हैं गिरते रहते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको बताया गया कि एक वैज्ञानिक था मैक्स प्लांक ने बताया कि एक फोटॉन में कितने, एक फोटॉन में 6.626 -34 जूल सेकेंड इतनी ऊर्जा होती है। मैक्स प्लांक नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बताया कि एक फोटॉन में कितनी ऊर्जा होती है, तो 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इतनी ऊर्जा एक फोटॉन में होती है। और उसने सूत्र भी बताया था, मैक्स प्लांक का सूत्र क्या था ऊर्जा वाला, ये बताया गया है E = H/F, जहां पर E क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, H क्या है, H कांस्टेंट है, यह क्या है प्लांक नियतांक है, H क्या है प्लांक नियतांक है, और F क्या है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। देखिए इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे होता क्या है, यहाँ पर पहली कंडीशन आती है कि किसी भी तरंग की अगर हम बात करें, क्या करें, किसी विकिरण की बात करें, जैसे बताया गया कि सूर्य जो होती है सौर विकिरण, उसमें कई प्रकार की विकिरण या कई प्रकार की किरणें आती हैं, जिनमें से हम क्या करते हैं केवल जिस प्रकाश को हम देखते हैं, जिस लाइट को देखते हैं, हम उसी के बारे में समझते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको बताया जो प्रकाश है इसमें कई प्रकार की विकिरण आती हैं, जिसमें से हम जिसको देखते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी तरंगे होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ऊर्जा है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है, और ये क्या है प्लांक नियतांक है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि अगर यहाँ से पहला पॉइंट ये बनता है कि किसी भी तरंग की अगर आवृत्ति बढ़ेगी, देखिए F का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर E का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, F का मान अगर बढ़ाएंगे तो E का मान बढ़ेगा। क्यों, इस कारण से बढ़ेगा कि मान लेते हैं कि H को हटा देते हैं, मान लेते हैं कि या अगर F का मान 5 रखते हैं तो E का मान कितना हो जाता है 5। अगर F का मान 5 में 15 करते हैं तो E का मान भी कितना होगा 15 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ऊर्जा भी क्या हो रही है, एनर्जी भी बढ़ रही है। जब आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि जब किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ती है या आवृत्ति अधिक होती है, किसी भी तरंग की बात करें, जब किसी तरंग की आवृत्ति क्या होगी अधिक होगी तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी अधिक होगी, ऊर्जा भी क्या होगी, ऊर्जा भी अधिक होगी। देखिए यहाँ से क्या निकला कि देखिए जो यहाँ पर हमने क्या किया F का मान बढ़ाया तो यहाँ पर क्या हुआ E का मान बढ़ा, तो F का मतलब क्या है आवृत्ति। जब हम क्या करेंगे आवृत्ति को हम मान बढ़ाएंगे तो उस कण की जो तरंग है उस तरंग की ऊर्जा भी क्या होगी
बढ़ेगी। तो यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि जब किसी भी तरह की आवृत्ति अधिक होगी तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। आवृत्ति अधिक होगी तो ऊर्जा क्या होगी, अब अधिक होगी। देखिए यहाँ पर पहले 5 हमने रखा तो ई का मान कितना आया 5, जब हम 5 लेंगे यहाँ पर 15 रखते हैं, अब का मान, तो इसका भी ई का मान भी कितना आ जाएगा, इसका भी मान 15 आ जाएगा। इसका मतलब कि अब का मान बढ़ रहा है तो ई का मान भी बढ़ रहा है। तो इस कारण से क्या होगा, जब किसी तरह की बात करेंगे तो किसी तरह की आवृत्ति जितना अधिक होगी उस तरह की ऊर्जा भी उतना ही अधिक होगी। तो पहला पॉइंट यहाँ से नोट करना है कि किसी भी तरह की आवृत्ति जितना अधिक होगी उस तरह की ऊर्जा उतना ही अधिक होगी। यानी कि किसी तरह की अगर आवृत्ति अधिक है तो उसकी जो ऊर्जा है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ से निकलता है, एक सूत्र है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल बराबर h इंटू एफ, सॉरी लैम्डा इंटू एफ। चाल, प्रकाश की चाल बराबर लैम्डा इंटू एफ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से भी एक सूत्र निकलता है, यह तो एक सूत्र है ही, प्रकाश की चाल बराबर लैम्डा इंटू एफ होता है। यहाँ पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और जो एफ है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति, और ये क्या है, तरंग दैर्ध्य यानी कि, देखिए यहाँ पर ये लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ है, और यहाँ पर क्या है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है। प्रकाश की चाल लैम्डा बराबर होता है लैम्डा इंटू एफ। अब देखिए यहाँ से हम एक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, जैसे प्रकाश की चाल को मान लेते हैं सी है, क्या है, प्रकाश की चाल को सी कर देते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं सी। अब देखिए क्या होगा कि उधर लैम्डा पूरा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, यहाँ पर सी बाई लैम्डा होगा, और उधर बचेगा क्या, एफ बचेगा। लैम्डा क्या गुणा में मल्टीप्लाई उधर है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सी बाई लैम्डा। अब हम क्या करते हैं कि सी बाई लैम्डा को हम लिख सकते हैं सी इंटू 1 बाई लैम्डा बराबर एफ, सी इंटू 1 बाई लैम्डा बराबर एफ। या यहाँ से अगर सी को हम अगर हटा देते हैं, कांस्टेंट मानकर मान लेते हैं कि सी 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1 बाई लैम्डा हो जाएगा। एफ बराबर क्या होगा, 1 बाई लैम्डा, यानी कि आवृत्ति बराबर क्या होगा, 1 बटा में तरंग दैर्ध्य। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जो यहाँ पर आवृत्ति है ये क्या है, तरंग दैर्ध्य के विपरीत है। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अगर आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, मान लेते हैं कि एफ का मान हमने 10 रखा, कितना रखा, एफ का मान हमने रख दिया कितना, 10। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ पर क्या करेंगे हम, नहीं तो यहीं से इसी को देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, लैम्डा का मान बढ़ाएंगे, एफ का मान क्या करेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो सॉरी लैम्डा का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एफ का मान भी बढ़ेगा। लैम्डा का मान हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एफ का मान घटेगा। अगर लैम्डा का मान बढ़ाएंगे तो एफ का मान घटेगा, अगर लैम्डा का मान घटाएंगे तो एफ का मान बढ़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए लैम्डा की जगह हम रखते हैं 10, कितना रखते हैं 10, अगर 10 रखते हैं लैम्डा की जगह तो 1/10 होगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.1 आएगा, इतना आएगा। लेकिन हमने क्या किया, अब देखिए जब 10 हमने लैम्डा का मान रखा तो एफ का मान कितना है, आवृत्ति कितनी है, 0.1 आई। अब देखिए क्या करेंगे कि अगर हम लैम्डा का मान बढ़ा रहे हैं तो अब पहले 10 रखा था, मान लेते हैं 20 रखेंगे, तो 20 रखेंगे, या मान लेते हैं 100 रखेंगे, क्या रखेंगे 100। तो जब इसका मान हमने लैम्डा का मान बढ़ाया था, जब 100 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0.01, इतना आएगा 0.01। यानी कि हमने क्या किया, जब लैम्डा का मान बढ़ाया यहाँ पर तो आवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। आई बात समझ में, तो जब लैम्डा का मान बढ़ाएंगे यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। या ऐसे करें कि आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, घटेगी। तो विश्वास से आशा है बातें समझ में आई होंगी। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, पहला पॉइंट तो यहाँ से निकला था कि किसी भी तरह की अगर आवृत्ति अधिक होगी तो उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी, किसी भी तरह की अगर आवृत्ति अधिक होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। अब यहाँ से भी एक निर्णय यहाँ से भी निकलता है, क्या होगा कि जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। देखिए जैसे यहाँ पर आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम। जैसे यहाँ पर आवृत्ति कितनी आई थी, 0.01 आई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, तरंग दैर्ध्य कितनी थी, 10।
आवृत्ति 0.1 कितना 10, लेकिन जो ही आवृत्ति क्या हुई, आवृत्ति घटी तो तरंगदैर्घ्य क्या हो गई यहाँ पर, आवृत्ति तो यहाँ से 0.1 से 0.01 हो गई यानी कि घट गई, लेकिन जो तरंगदैर्घ्य क्या हो गई 10 से 100 हो गई यानी कि तरंगदैर्घ्य क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकलता है और वो पॉइंट क्या होता है कि जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होगी, जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होगी उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। तो यहाँ से हम लोगों को दो बातें ध्यान रखना है, यदि किसी तरंग की अगर आवृत्ति अधिक होगी तो आवृत्ति अधिक होने का मतलब है कि उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, अगर आवृत्ति अधिक होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना है कि आवृत्ति अधिक होगी तो ऊर्जा तो अधिक होगी, लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तरंगदैर्घ्य कम होगी। तो यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर इसको जोड़ भी सकते हैं कि देखिए तरंग की आवृत्ति बढ़ी तो ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, लेकिन आवृत्ति बढ़ने पर क्या होगा, ऊर्जा तो बढ़ेगी लेकिन क्या होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगी। जो तरंगदैर्घ्य होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से ये बातें ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग चर्चा करते हैं जो सौर विकिरण होता है उसमें कौन कौन से ऐसी तरंगे आते हैं जिनको हम देख नहीं पाते या जिनको देख भी लेते हैं। तो पहला होता है गामा रे, गामा रे, दूसरा एक्स रे, थर्ड नंबर यूवी रे यानी कि अल्ट्रावायलेट रे, फोर्थ नंबर होता है विजिबल रे, फिफ्थ नंबर। देखिए क्या है कि बताया गया कि जो सौर विकिरण है इसमें कई प्रकार के तरंगे आते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं पाते। तो यहाँ पर होगा फिफ्थ नंबर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, सिक्स नंबर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, सेवन नंबर रेडियो वेव। अब देखिए यहाँ पर जो गामा किरणें जिसको हम कहेंगे गामा किरणें, गामा किरणें ये क्या होगा, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरण होगा, पराबैंगनी किरण, ये क्या होगा विजुअल, देखिए विजिबल रेंज यानी कि दृश्य किरण या दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण। और क्या होता है कि जो यह दृश्य विकिरण हम इसी को देख पाते हैं, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 400 से 700 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर होती है। और इसी को हम क्या करते हैं, हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद होगा अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें की माइक्रोवेव यानी कि होगा सूक्ष्म या लघु या सूक्ष्म तरंगे, लघु या सूक्ष्म तरंगे। अब क्या होगा रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 प्रकार के विकिरण पाए जाते हैं और इन्हीं से ही प्रश्न बनता है, इन्हीं से कई बार प्रश्न पूछा गया। देखिए अब अभी आपको पीछे बताया गया कि किसी भी तरंग की अगर आवृत्ति बढ़ती है क्या होगा, अगर आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ऊर्जा भी अधिक होगी। लेकिन एक बात और बताइए, किसी भी तरंग की अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा कि जो उसकी तरंगदैर्घ्य होगी वह क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए किसी भी तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर ये 7 प्रकार की विकिरण पाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश में। पहला गामा रेज, तो देखिए गामा जो किरणें होती हैं इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, आवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है, इनकी आवृत्ति सबसे
अधिक होती है। तो देखिए जब आवृत्ति सबसे अधिक होगी तो इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, जब आवृत्ति अधिक होगी तो इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ऊर्जा भी सबसे अधिक होगी, ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो जो गामा किरण होती है उनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो जब आवृत्ति सबसे अधिक होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने पीछे सिद्ध किया है कि ऊर्जा तो अधिक होगी लेकिन जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। तो इसकी यहाँ पर तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वो क्या है, सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो इसकी तरंगदैर्घ्य होगी वो क्या होगी, सबसे कम। तो जो गामा किरण होती है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है और उसकी ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है, लेकिन जो तरंगदैर्घ्य होती है उसकी वह सबसे कम होती है। अब ऐसे ही घटते क्रम में चले आते हैं। यहाँ पर जो एक्स किरणें हैं, यहाँ पर क्या होगा, गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक और जो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे कम, लेकिन उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक। देखिए आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, तरंगदैर्घ्य घटेगी। तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम। अब यहाँ से घटते क्रम में चले आएंगे। जो एक्स किरणें होगी इनकी ऊर्जा, जो इनकी आवृत्ति होगी वह गामा किरणों की अपेक्षा थोड़ा कम होगी, गामा किरणों की अपेक्षा आवृत्ति क्या होगी, थोड़ा कम होगी, तो ऊर्जा भी क्या होगी, थोड़ा कम होगी। और तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तरंगदैर्घ्य देखिए जब ऊर्जा का मान क्या होगा, आवृत्ति का मान घटेगा तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, घटेगा, तो जो तरंगदैर्घ्य होगी उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर घटते क्रम में चले आएंगे। इसकी आवृत्ति थोड़ा कम होगी और ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों पर आते हैं तो इसकी ऊर्जा यानी इसकी आवृत्ति एक्स किरणों की अपेक्षा कम होगी, तो इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। दृश्य जो विकिरण होती है इनकी जो तरंग देखिए इनकी ऊर्जा क्या होती है, इनकी ऊर्जा पराबैंगनी किरणों की अपेक्षा क्या होगी, इनकी जो इनकी आवृत्ति हो क्या होगी, आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। और जो इनकी तरंगदैर्घ्य होती है कितना होती है, 400 से 700 नैनोमीटर होती है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। कितना, 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। तो जो दृश्य विकिरण होती है इनकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी पराबैंगनी किरणों की तुलना में, तो इनकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होगी, बढ़ेगी। औरत की जो किरणें होती हैं ऐसे ही क्या होगा कि घटते क्रम में चले आएंगे। औरत की किरणों की जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, कम होगी, तो इनकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर क्या होगा, लघु तरंगे या सूक्ष्म तरंगे पर आएंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, औरत की तुलना में जो आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। रेडियो अब लाइट में आता है, देखिए लाइट में आता है रेडियो तरंगे। तो यहाँ से इसको ध्यान में रखना है कि जो सबसे नीचे क्या होती है, रेडियो तरंगे होती है, यानी कि इनकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है, इनकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो जब आवृत्ति सबसे कम होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, ऊर्जा भी सबसे कम होगी, तो ऊर्जा भी सबसे कम होती है। देखिए आवृत्ति कम होती है और ऊर्जा भी सबसे कम होती है, लेकिन जो इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, देखिए बताया गया कि आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा भी घटेगी, लेकिन जब ये बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य घटेगी, जब ये घटेगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी, बढ़ेगी। तो आवृत्ति सबसे कम होती है तो ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे कम होगी, लेकिन जो तरंगदैर्घ्य होती है यह सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य जो होती है वह क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखना है कि जो गामा किरण होती है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी, लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे कम होगी। ऐसे ही घटते क्रम में चले आएंगे और जब नीचे आएंगे तो ऐसे घटते चले आएंगे ना। जब नीचे आएंगे तो नीचे क्या होगा, लाइट में हमारी रेडियो तरंगे होती है, इनका क्या होगा कि जो आवृत्ति सबसे कम होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, आवृत्ति सबसे कम होती है और ऊर्जा भी सबसे कम होती है, लेकिन जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो कई बार तो ऐसे ही पहली वाली और लास्ट वाली से प्रश्न बन जाता है। कई बार यह प्रश्न बनता है कि इनको एक क्रम में दर्शाइए, इनको क्रम वाइज दर्शाइए। तो क्रम वाइज दर्शाने का मतलब यह है कि हमेशा मालूम होना चाहिए किसकी अधिक होती है, फिर उसके बाद किसी कम होती है, फिर उसके बाद किसी कम होती है। तो ऐसे एक क्रम है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर दर्शाने के लिए दिए तो सबसे पहले गामा किरण होगी क्योंकि इनकी आवृत्ति अधिक होती है, फिर उसके बाद उनसे कम एक्स किरणों की, फिर उनसे कम पराबैंगनी किरणों की, फिर उनसे कम
दृश्य किरणों की, फिर उसके बाद इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों की, फिर उसके बाद सूक्ष्म या लघु तरंगों की, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा रेडियो तरंगों की। तो यहाँ से इतने प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इनको किसी क्रम में कह देगा या तो ऐसे ही पूछ देगा। और देखिए एक और बात, यहाँ से इतनी बातें मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और आपको एक बात बताइए, जो विजुअल तरंग होती है यानी कि जो दृश्य विकिरण होता है, यह इसी को हम क्या करते हैं, बस केवल इसी को देख पाते हैं और इसी के बारे में समझते हैं और सोचते हैं। और जो दृश्य विकिरण होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। अब देखिए यहाँ से और कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे आविष्कार के रूप में इसको ले लेता है तो वहां से भी प्रश्न बन जाता है। जैसे यह पूछा जाता है गामा किरणों की खोज किसने की, तो यहाँ पर इधर किरण होगी, इधर क्या होगा, खोजकर्ता होगी, खोजकर्ता। बात आई तो इसको समझ लेते हैं। देखिए गामा किरणों की बात करते हैं तो गामा किरणों की खोज किसने की, बेकुरल ने की। किसने, बेकुरल, या इसको बेकुरल भी कहते हैं। हेनरी बेकुरल ने क्या किया था, गामा किरणों की खोज किया था। अगर एक्स किरणों की बात करते हैं तो इसको रॉन्टगन ने इसका खोज किया था। किसने, रॉन्टगन ने। अब देखिए पराबैंगनी किरणों की बात आती है तो पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। दृश्य किरणों यानी कि विजुअल रेज की बात करते हैं तो इसकी खोज न्यूटन ने की थी। किसने, न्यूटन ने की थी। देखिए ये जो होती है नैनोमीटर में, अभी आपको बताया गया इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है कितनी, 400 से 700 नैनोमीटर होती है। इसकी खोज किसने किया, न्यूटन ने। अवरक्त किरणों की बात आती है तो अवरक्त किरणों का खोज किया था हर्शेल ने। हर्शेल नामक वैज्ञानिक था एक, उसने क्या किया था, अवरक्त किरणों की खोज किया था। और सूक्ष्म या लघु तरंगों की बात करें, अगर इसका पूछे कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो देखिए अवरक्त किरणों की हर्शेल ने किया था और इसका हेनरिच ने किया था। हेनरिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और लास्ट में आता है रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगे। इसका जो आविष्कार किया था उसका नाम था मार्कोनी। तो यहाँ से हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। गामा किरणों की पहले अगर यहाँ पर बात करें, गामा किरणों की खोज किसने किया, बेकुरल ने। एक्स किरणों रॉन्टगन, पराबैंगनी रिटर, दृश्य विकिरण न्यूटन, अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड हर्शेल, लघु या सूक्ष्म तरंगे हेनरी और रेडियो तरंगे मार्कोनी ने किया था। तो यहाँ से इसके आविष्कार से भी प्रश्न बन जाता है। और बताया गया कि जो गामा किरण होती है इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, आवृत्ति भी सबसे अधिक होती है और ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है, लेकिन इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। और वैसे ही घटते क्रम में चले आते हैं। इसकी आवृत्ति सबसे अधिक तो इससे थोड़ा सा कम इसकी, फिर उससे थोड़ा सा कम इसकी, ऐसे ही कम नीचे आएंगे तो जो रेडियो तरंगे होती है इनकी आवृत्ति सबसे कम हो जाती है। तो आवृत्ति सबसे कम होगी तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, सबसे कम, क्योंकि बताया है जब ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति भी बढ़ेगी, सॉरी आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, अगर आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा भी घटेगी। तो यहाँ पर आवृत्ति सबसे कम हो जाती है तो इस कारण से ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। लेकिन जो तरंगदैर्घ्य होती है वो इन सबके विपरीत होती है, यानी कि अगर ऊर्जा या जो आवृत्ति होती है अगर ये घटेगी तो जो तरंगदैर्घ्य होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तरंगदैर्घ्य होती है वह सबसे अधिक होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो आवृत्ति और जो ऊर्जा होती है सबसे कम तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे अधिक। तो वो बातें ध्यान में रखने योग्य है। और उस सीरियल जो आपका सीरियल क्रम है इसको रखना, ध्यान में रखना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि कई बार इससे भी प्रश्न बन चुका है कि सीरियल वाइज इसका क्रमवार क्या होगा, आई बात समझ में। और यहाँ से आविष्कार और आविष्कार से भी यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो यहाँ से इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे क्या होता है कि अब हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आपको बताया कि तरंग कितने प्रकार की होती थी। एक यांत्रिक तरंग होती थी यानी कि मैकेनिकल वेव, तो और दूसरी क्या थी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पर हम यांत्रिक तरंगों के बारे में ध्यान रखें। देखिए यांत्रिक तरंग के बारे में आपको बता दिया गया, लेकिन यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है। कितनी यांत्रिक तरंग के प्रकार पढ़ेंगे। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। पहला होता है अनुदैर्ध्य तरंग,
दूसरा अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए जो आपको बताएगा जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि कैसी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य होती है, और जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग को लॉन्गिट्यूड वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूड वेव, और अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूड वेव और ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए यहाँ पर बात आती है अनुदैर्घ्य तरंग की। अनुदैर्घ्य किसे कहेंगे? तो देखिए अनुदैर्घ्य किसे कहेंगे, तो वैसी तरंग, वैसी तरंग, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद समझते हैं। अब देखिए हम लोग पहले बात करेंगे किसके बारे में, अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में बात करेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग क्या होगी, तो वे तरंगे जिनमें, या वे तरंगे जिनकी दिशा में, मतलब कण की दिशा, वे तरंगे जिनका या जिनकी दिशा कण की दिशा में होती है, कण के विस्थापन के दिशा में होती है। ऐसे भी कर सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें क्या होता है कि कण की दिशा में ही जो तरंगे होती हैं, तरंगों का कण की दिशा में क्या होता है, या तरंगों की दिशा में ही कण का विस्थापन होता है। तरंग की दिशा में कण का विस्थापन, तरंग की दिशा और कण की दिशा एक ही होती है। यह भी कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंग, सॉरी अनुदैर्घ्य तरंगे किन्हें कहेंगे, तो वे तरंगे छोड़ देते हैं। यहां से क्या होगा कि वे तरंगे जिनकी दिशा, वे तरंगे जिनमें तरंग की दिशा और जो कण होता है, तरंग और कण की दिशा दोनों एक ही होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहेंगे, वे तरंगे जिनमें कण और तरंग की दिशा, तो कण और तरंग दोनों की दिशा एक ही होती है। देखिए बात अभी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि एक कण है, एक क्या है, ऐसे कण है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आवाज लगाई, आवाज लगाएंगे तो क्या होगा, एक जो आवाज होगी ये क्या करेगी, ये इसको फोर्स करेगी, ये इसको फोर्स करेगा, वो उसको फोर्स करेगा। मान लेते हैं इधर भी कण होंगे तो क्या होगा, उसको फोर्स करेगा, उसको, मतलब ऐसे ही क्या होगा, यहाँ से जो भी आवाज आएंगी यहाँ से क्या होगा, इनको आपस में इसको फोर्स करेगा, उसको फिर वो लाइट वाला को फोर्स करेगा। देखिए जो हमारी तरंग है वो किस दिशा में जा रही है, तरंग की दिशा भी यही है, और जो कण है, कण किस दिशा में गति कर रहे हैं, उसी दिशा में। यहाँ पर जब इसको फोर्स करेंगे तो क्या करेगा, अपने अगले वाले को डिस्टर्ब करेगा। तो जो कण है, कण का विस्थापन भी किस दिशा में हो रहा है, कण का विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, और तरंग भी किस दिशा में चल रही है, उसी दिशा में चल रही है। तो यहाँ से अनुदैर्घ्य तरंग की परिभाषा यह होगी कि वे तरंगे जिनमें कण और तरंग की दिशा एक ही होती है, कण और तरंग की दिशा एक ही होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। जैसे ध्वनि में बताया गया, ध्वनि हमने यहाँ से निकाला तो क्या होगी, ध्वनि ऐसे चलेगी तो कण की दिशा क्या होगी, कण की दिशा यहाँ से इसको फोर्स करेगा, वो उसको फोर्स करेगा, तो कण की दिशा उस साइड में होगी, और जो तरंग है वो किस दिशा में चल रही है, उसी दिशा में चल रही है। तो जहां पर तरंग और कण दोनों की दिशा एक ही होगी, वह कौन सी तरंग कहलाएगी, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगी। तो यहाँ से इस बात को ध्यान में रखना अनिवार्य है। अब देखते हैं अगला, दूसरा था हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव। देखिए अगला है अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे, अनुदैर्घ्य के बारे में हमने जाना कि वे तरंगे जिनमें कण और तरंग दोनों की दिशा एक ही होती है। जब कण और तरंग दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो आपको हो जाएगी अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन अनुप्रस्थ में क्या होता है कि वे तरंगे, देखिए इसी परिभाषा होगी, वे तरंगे जिनमें
कण जिनमें कण के विस्थापन व तरंग की दिशा, कण के विस्थापन व तरंग की दिशा परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहेंगे? वे तरंगे जिनमें क्या होगा? कण और जो तरंग होगी, कण और तरंग की दिशा लंबवत होगी, परस्पर क्या होगी? लंबवत। जैसे यहाँ पर ऐसे करने का मतलब यह है कि अगर कण ऊपर की दिशा में जा रहा है, कण ऐसे जा रहा है, तो जो किरण होगी वो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वैसी तरंग जिसमें क्या हो? कण की दिशा, मान लेते हैं कि कण की दिशा है और यह क्या है? तरंग की दिशा है। तो कण और तरंग की दिशा या कण और तरंग परस्पर क्या हो? लंबवत हो। कण अगर इस दिशा में जा रहा है तो तरंग क्या होगी? उस दिशा में जा रही है। तो वहां पर क्या होगा? उस तरंग को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। तो वे तरंगे जिनमें कण के विस्थापन व तरंग की दिशा परस्पर लंबवत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे इसको देख भी लेते हैं। देखिए इस प्रकार की तरंग को हम क्या करते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कण है किस दिशा में जा रहा है? कण ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो कण क्या होगा? कण ऊपर की दिशा में है, कण का विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। लेकिन जो तरंग है वो किधर चल रही है? ऐसे ऐसे करके तरंग जो देखिए तरंग क्या है? तरंग ऐसे करके इस दिशा में चल रही है, तरंग की दिशा यह है। लेकिन जो कण है, तरंग जो कण वो किस दिशा में? ऊपर की दिशा में है। तो कण और देखिए कण की दिशा यह हो गई और तरंग की दिशा यह हो गई। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच कितने सा कोण बना है? 90 अंश का 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस कारण से हम क्या कहेंगे कि जो तरंग है, तरंग की दिशा और जो कण है, कण के विस्थापन की दिशा दोनों आपस में परस्पर क्या है? लंबवत है। तो इस प्रकार की तरंग को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा क्या होगी? वे तरंगे जिनमें कण के विस्थापन व तरंग की दिशा परस्पर लंबवत होती है। मतलब जो कण होता है और जो तरंग के विस्थापन की दिशा है, सॉरी मतलब तरंग की दिशा और जो कण के विस्थापन की दिशा इधर है, तो इन दोनों के बीच जब 90 अंश का कोण बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। तो मुझे आशा है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर जो भी बताया गया आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।